इंतजार साहब, कृष्ण चंद्र के हवाले से एक सवाल मैं इसलिए करना चाहूँगा कि आज 2014 कृष्ण चंद्र की 7 साल तकरीबात मनाई जा रही हैं। आपने कृष्ण चंद्र के हवाले से बहुत सख्त मजमून भी लिखा और फिर कृष्ण चंद्र की कहानियों की तारीफ भी की। अस्करी साहब ने एक बहुत उम्दा मजमून कृष्ण चंद्र पे लिखा है और बाद में वो तरक्की पसंद तहरीक के चक्कर में कृष्ण चंद्र भी बेचारे उसकी जद में आए। जब सब के खिलाफ अस्करी साहब ने एक महाज खड़ा किया तो कृष्ण चंद्र भी उसकी जद में आए। तो इंतजार साहब, आज आप उर्दू अफसाने की बुलंदी पे बैठे हुए हैं। आज आप कृष्ण चंद्र को किस तरह का अफसाना निगार समझते हैं? हाँ, ये बात बताऊंगा। अस्करी साहब के मुतालिक एक बात बता दूं कि जब ये कंट्रोवर्सी तरक्की पसंदों से उनका झगड़ा चल रहा था, ये दौर गुजर गया, चंद साल के बाद एक मजमून लिखा था उन्होंने, कुछ यादें लिखी अपनी, तो इसमत पर लिखा और कुछ कृष्ण चंद्र पर भी एक मजमून लिखा। तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा कि अगर मैंने 1.5 फरलांग लंबी सड़क वाला अफसाना न पढ़ा होता तो मैं जॉइस और प्रूस्ट की तरफ माइल ही ना होता। कहा कि ये अफसाना जब शाये हुआ था तो ऐसा लगता था कि उर्दू अदब में कोई बम फट गया है। तो ये इतना, और यहाँ से मुझे इशारा मिला और जॉइस हो गया। तो उन्होंने उसके बाद भी जब एक पूरा दौर ख़त्म हो गया और लड़ाई लड़ चुके तो उन्होंने फिर दोबारा खराज तहसीन पेश किया कृष्ण चंद्र को। तो कृष्ण चंद्र को मैं आज भी मानता हूँ कि वो ठीक है, वो तो था कि एक ज़माने में मेरे सारा जो पहला दौर है, जब मैं अफसाने पढ़ रहा था और असरात कबूल कर रहा था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अफसाने निगार कृष्ण चंद्र था। और उस अहद के लिए था, मेरे लिए नहीं, उस अहद के लिए सबसे बड़ा अफसाना निगार कृष्ण चंद्र था। लेकिन देखिए दौर आते हैं, उसमें लिखने वालों के उरूज और ज़वाल भी होते हैं। बड़ा शायर जो है आखिरी उम्र में जाकर पता चला कि ये इसने क्या लिख दिया हो। ज़फ़र इकबाल की तरह बातें होने लगती है। उनकी ज़फ़र इकबाल की मिसाल अपने लाइए। अब बड़े शायरों की बात हो रही है, बड़े लिखने वालों की। तो कृष्ण चंद्र का जब अफसाना वो छपा है, क्या कहते हैं, पेशावर एक्सप्रेस, तो मैंने उसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कृष्ण चंद्र ये जैसे आमद जैसे होती थी कि उबल रहा है कृष्ण चंद्र और कहानी आ रही है। अन्नदाता को आप पढ़िए, अंदर से जो कहानियाँ, अन्नदाता की जैसे कहानी है, तो मैं समझ रहा था कि ये जो इब्तला है, फसादात हो रहे हैं, ये इस पर जो कहानी आएगी वो अन्नदाता के दर्जे की कहानी होगी। लेकिन वो आई पेशावर एक्सप्रेस, जिसमें एक ये है कि जितने हिंदू मारे जाते हैं उतने ही मुसलमान अगले स्टेशन पर मारे जाते हैं, उससे अगले स्टेशन पर फिर। मैंने कहा ये जो तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है इकबाल ने, ये आउर्द है। और कृष्ण चंद्र को के अंदर कोई ये एहसास है कि मैं ऐसी बात न लिखूं कि मुझ पर फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम लगे, ये दौर ऐसा है। तो मैंने कहा वो फ़िरका परस्ती उसके यहाँ थी नहीं, कहाँ से आ जाती। तो ये जो उसका कम्प्लेक्स था कृष्ण चंद्र का कि मैं ऐसी कहानी लिखूं कि तवाज़ुन बरकरार रहे, इस कम्प्लेक्स ने उसकी कहानी को नीचे पहुँचा दिया। तो जो हमवेशी है कलेक्शन, उसमें सब फसादात की कहानियाँ और कोई कहानी जो है उस मेयार की नहीं है जो कृष्ण चंद्र लिख चुका था, या वो हिजरत को जिस तरह मंटू ने बयान किया। तो मेरा रद्द अमल बिल्कुल खिलाफ हुआ। तो अब नौजवानी में तो यही होता है कि पहले आशिक होता है, फिर उसी के खिलाफ फिर बगावत भी करता है, ये भी होता है ना। तो उस ज़माने में मैं वाकई, लेकिन जब वो दौर गुजर गया तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो दौर गुजर गया और वो जज्बाती दौर था। हमारी सबकी राय जो थी उसमें जज्बातियत बहुत थी। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं सोचता हूँ और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस और मलाल हो रहा है कि हमने अपने बड़ों की याद बड़ी धूम से मनाई है पाकिस्तान में। राशिद की, फैज़ की, मंटो की साल मनाए हैं पूरे, उन पर इतना तहकीकी काम हुआ है, किताबें आई हैं। और हिंदुस्तान को क्या हो गया कि इतना बड़ा अफसाना निगार उसने पैदा किया और उसको किसी ने, उसका साल आया और गुजर गया और किसी ने उससे पूछा नहीं। तो ये बड़े दुख की बात है। मैं आज भी कहता हूँ और मुझे बल्कि जी चाहता है कि मैं दोबारा कृष्ण चंद्र को पढूं और फिर कुछ लिखूं, लेकिन अब शायद इतना वक्त मिले या न मिले। लेकिन यह कि मैं अब तो कृष्ण चंद्र का मैं आज भी कायल हूँ और जो बड़ी कहानियाँ हैं उसकी वो बड़ी कहानियाँ आज भी हैं।
1.5 फरलांग लंबी सड़क का रुतबा कम नहीं हुआ है, अन्नदाता कम नहीं हुआ है। ज़िंदगी के मोड़ पर जो उसकी कहानी और ये कहानियाँ जो हैं, तो वो तो ऐसा जादू कर गया है कि वो ये आते रहते हैं, दौर आते रहते हैं अदब में, कि एक मरतबा आप रद्द कर देते हैं और फिर दोबारा उसका रिवाइवल होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कृष्णचंद्र के बारे में, ये होता है तारीख में। लेकिन इंतजार साहब, कृष्णचंद्र के यहाँ अगर खराब कहानियां हैं तो खराब कहानियां मंटू के यहाँ, खराब कहानियां मंटू के यहाँ भी है, और खराब शायरी गालिब के यहाँ भी है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छी और खराब की सब जगह मिल होता है। जाएगी। लेकिन अगर किसी ने शाहकार अदब को दिए हैं तो हमें उन पे बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में बहुत कम, आपने जैसे फरमाया कि बहुत कम याद किया कृष्णचंद्र को हमारे मुआशरे ने, हमारे लोगों ने। हमने रेख्ता ने उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक आध कहीं 1-2 सेमिनार हुए होंगे। लेकिन उस तरह जिस तरह हमने हिंदुस्तान में भी, जैसे आपने मंटू को पाकिस्तान याद किया, उसी शिद्दत के साथ फैज को, मंटू को, राशिद को हमने भी हिंदुस्तान में याद किया है। लेकिन कृष्णचंद्र के हवाले से अब क्या कहें, हमारी बेहिसी है कि हम उस तरह याद नहीं कर पाए अपने उस अजीम। देखिए, यहाँ अगर वो साल मनाया जाता तो जिस तरीके से वहाँ हमने ये साल मनाया, तो इसका असर हिंदुस्तान पर हुआ, उन्होंने भी है। अगर यहाँ कृष्णचंद्र का साल मनाया जा रहा होता तो उसका रद्द अमल वहाँ भी होता, क्योंकि अब तरक्की पसंद तहरीक तो वहाँ नहीं है, और वो गिरुप भी, वो तरक्की पसंद उस जमाने के एक एक करके सब गुजर गए वो। तो अब तो वो उस तहरीक के लोग तो नहीं है, लेकिन अगर कृष्णचंद्र की यहाँ याद मनाई जाती तो फिर हम भी वहाँ कुछ करते। हाँ इंतजार साहब, अब बिल्कुल आखिरी मरहले पे हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपसे ये एक सवाल ये करना चाहूँगा कि बुकर जो इनाम है, जो लिटरेचर का बहुत बड़ा इनाम है, उसमें आखिरी जो 9 लोग थे उसमें इंतजार साहब आप भी थे, और एक हिंदुस्तान के थे, एक हिंदुस्तान के थे, लेकिन उर्दू के आप ही थे। तो उस सफ़र को जो आपने यहाँ से वहाँ का किया है, आसिफ फर्रुखी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है और हमने उसको पढ़ा है। इंतजार साहब, क्या आपको लगता है कि ये इनामात में कहीं ना कहीं सियासत का दखल रहता है? अच्छा, पहले तो मैं एक वाक़या सुना दूं आपको कि मैं वहाँ जब गया तो 10 नॉमिनी जो थे तो वहाँ मौजूद थे, अभी अनंत मूर्ति नहीं आए थे, तो मेरे लिए वो सब अजनबी थे। तो फिर आसिफ फर्रुखी ने कहा कि वो अनंत मूर्ति भी आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, हाँ वो भी हैं इसमें। हाँ, तो इतनी देर में वो आए, और आते ही जो उन्होंने मुझे देखा तो यूँ बड़ा उनका जो होता है वो यूँ करके मिले, और मैं भी उससे पहले तक तारुफ चला आ रहा था। तो बाद जो नॉमिनी थे, उन्होंने बड़ी हैरत से देखा कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिनमें आपस में बहुत लड़ाई और जंगें हो चुकी हैं, ये 2 मिल रहे हैं यहाँ, तो बेचारे वहाँ नहीं मिल सकते होंगे, यहाँ मिल रहे होंगे, कुछ ऐसी होगी। तो ये बात पहुँचते पहुँचते उनका जो इंचार्ज थे इस सारे प्रोग्राम के, वो खातून जो थी, उन्होंने दूसरे दिन जब वो फाइनल हो रहा था इज्तिमा, तो वो मेरे पास आई कि मैंने सुना है कि अनंत मूर्ति जो थे हिंदुस्तान के डेलीगेट, आपसे बहुत गले मिले। मैंने कहा जी हाँ, वो मेरे कंटेम्प्रेरी है और मेरी उनसे याद अल्लाह है और दोस्त। तो कहा कि अच्छा, वो आपको रिपीट करना होगा। मैंने कहा कि वो तो लम्हा गुजर गया। तो नहीं, कहा कि हम अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। फोटोग्राफर उनके पीछे खड़े थे और साथ में अनंत मूर्ति अपनी बेगम के साथ बैठे थे। तो मैंने अनंत मूर्ति से जाके वो ज़रा मिजान कहा कि ये बीवी कह रही है कि दोबारा गले मिले आप मुझसे। वो उस लम्हे को गिरफ्त में लाना चाहती हैं। तो उन्होंने कहका लगाया, फ़ौरन खड़े हुए, उन्होंने उसी तरीके से किया, उन्होंने फ़ौरन क्लिक कर लिया और लेके ये वाक़या हुआ। फिर वो अखबारों में भी आया उसका। तो असल में बात यह है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि बुकर प्राइज़ जो है उसका चर्चा जो था वो तो उस एतबार से हुआ कि हिंदुस्तान के कुछ नावल निगारों को बुकर प्राइज़ मिला था। तो मैंने एक आध कॉलम इस पर भी लिखा था कि भाई ये अंग्रेज़ी में जो लोग लिखते हैं इस तीसरी दुनिया के लिखने वाले, वो इनके लिए नुमाइंदा हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, और जो अपनी ज़बानों में लिख रहे हैं उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये हमारा नुमाइंदा अदब कैसे हो गया जो अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है? मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी किसी ने कुछ लिखा होगा। अरुंधति रॉय को मिला था ना, हाँ, बुकर
हाँ, तो वो तो अंग्रेजी में लिखा ना, जी। तो फिर उन्होंने एक और प्राइज उसका इजरा किया। रद्द अमल और जगह से भी आए होंगे, ये हिंदुस्तान से गए होंगे, आखिर हिंदी वाले बैठे हुए थे, बंगला वाले बैठे हुए थे, कि उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी में तर्जुमा हो जाएगा मुकामी ज़बानों में लिखे हुए का, उसे भी हम देखेंगे। तो हम उस एतबार से पहुँचे। तो उन्हें गुस्सा इस पर आया अनंत मूर्ति को कि भाई ये अपनों को दे देते हैं, हमें खौफा इन्होंने बुलाया है कि अंग्रेज़ी में जब इंटरनेशनल प्राइज़ करार दे दिया गया तो उसमें तो अंग्रेज़ लिखने वाला जो है वो भी आएगा, अमेरिकी भी आएगा, और हमारे उनका तो ओरिजिनल काम होगा वहाँ, और हमारे कुछ तर्जुमे होंगे, सारे काम का तर्जुमा फिर भी नहीं होगा, और तर्जुमे अच्छे बुरे सब होते हैं, तो इनाम तो फिर उन्हीं को जाना है। तो हम तो बराए बैत हैं। इस पर उन्होंने वहाँ एहतियाज किया था। मैंने कहा भाई हमने तो कबूल कर लिया था, अब हम क्या कहें, ठीक है। लेकिन दूसरी मरतबा ये हुआ कि वो पेरिस से एक बुलावा आ गया, फ्रांस से, और उन्होंने एक हमें दे दिया इनाम वो अदब का। तो मैंने कहा चलो वहाँ की तलाफी यहाँ होगी। इंतज़ार साहब, फिक्शन की, जब उर्दू फिक्शन की हम बात करते हैं, और फिर उसमें मंटू का नाम बहुत नुमायां नाम है, फिर वहाँ से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, नैयर मसूद हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, इसके बाद जाहिर है बलराज नैनराज, सुरेंद्र प्रकाश, ऐसे बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला हुसैन पाकिस्तान में, ऐसे बहुत सारे नाम हैं लिखने वाले। और उसके बाद हमें उस तरह का फिक्शन पढ़ने को नहीं मिलता है। हाल ही में एक नॉवेल आया है शम्सुर रहमान फारूकी का, कहीं चांद थे सरे आसमान। आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह का नॉवेल है? कुछ लोग कहते हैं कि ये तारीखी नॉवेल है, कोई नॉवेल है ही नहीं है, लेकिन आपका जो कहीं आपने लिखा है, जो हमने पढ़ा, आपने उसे बहुत सराहा और वो उस नॉवेल को बहुत पसंद किया है। क्या समझते हैं आप उस नॉवेल के बारे में? नहीं, मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि वाकई वो नावल जो है एक तरीके से दास्तानी रिवायत की तोसी है, और नए अंदाज में तोसी है। उस तरीके से न वहाँ कोई दास्तानी उसलूब है, न वो दास्तान से बराह रास्त कोई उसका रिश्ता है, लेकिन वो उन्होंने इस रिवायत को छोड़कर, और लुत्फ़ की बात यह है कि वो नए अफसाने को बढ़ा रहे थे जो है, और अनवर सज्जाद को कह रहे थे कि ये नए अफसाने का मेमार आज़म है, और मेमार आज़म वो खुद बन गए आखिर में। तो ये भी दिलचस्प बात है। लेकिन वो नया अफसाना जिस तर्ज पे लिखा जा रहा था, उस तर्ज पे फारूकी साहब ने नॉवेल नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें तो गलत रास्ते पे लगा दिया फारूकी साहब ने, और उसने दूसरे उसलूब में लिखकर और खुद मेमार आज़म बन गए वो फिक्शन के। तो वो वाकई अपनी जगह पर है, वो एक तारीखी वाक़या है उनका नावल जो शाये हुआ है। बल्कि उसके बाद जो एक छोटा नावल आया है उनका, अभी उस पर भी मैंने लिखा है कि ये भी नावल जो है ये नए फिक्शन का एक उसलूब है, बिल्कुल वो उससे अलग है बिल्कुल, कि एक आदमी एक ज़माने में रह रहा है और यकायक वो अगले ज़माने में पहुंच जाता है। एक ज़माने में कोई है, लोदियों के ज़माने का एक आदमी जो है अपने आप को जब वो देखता है और आँख खुलती है उसकी, वो देखता है कि वो औरंगज़ेब के ज़माने में पहुंच गया है। और उस तरीके से जो कहानी बुनी गई है वो भी नावल उनकी जगह है। तो वाकई वो अब फिक्शन राइटर हैं उर्दू के, बाकायदा वो एक हादसा नहीं है, वो एक नावल जी। तो वो नावल जो कहीं चांद थे सरे आसमां नावल है, उसको हम उदास नस्लें या आग का दरिया या बस्ती इनके साथ रख सकते हैं? नहीं, हर एक का अपना मुकाम होता है। देखिए, ये अपना मुकाम है उनका, और ये जो है आग का दरिया जो है उसका अपना मुकाम है जी। तो आग का दरिया जो है मोड़ है तरीके से, क्योंकि उससे पहले जो हमारा नावल था, हम 20वीं सदी की टेक्निक से आशार हो चुके थे अपने अफसानों में जी। वो जैसा कि 1.5 फरलांग लंबी सड़क का जिक्र आया कि 20वीं सदी की जो टेक्निक थी, फ्री एसोसिएशन और शऊर की रो जिसे कह रहे थे हम, जॉइट जिसका बहुत बड़ा निशान है, तो वो तो उसे तो मुतारिफ कराया सबसे पहले करीचंदर ने। यह एक हाथ कहानी जब हमने अंगारे पढ़ी तो पता चला कि सज्जाद दही ने भी ये टेक्निक इस्तेमाल की है, और अपने उन्होंने अब क्या कहते हैं प्रोफेसर नाम भूल जाता हूँ मैं तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, हमारी गली वाले। अच्छा, लेकिन
اور بعد میں پھر یہ ٹیکنیک استعمال ہوئی، میری بھی بات کہانیوں میں استعمال ہوئی ہے، اور بھی ہے لکھنے والے. پھر یہ آیا انور ساجان، یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے اس میں کیا. اچھا 20ویں صدی کی یہ ٹیکنیک جو تھی، انہیں تو برتنے کی کوشش کی. عسکری صاحب کے بھی افسانے ہیں، قرۃ العین حیدر کا ناول بھی اسی ذیل میں آتا ہے کہ ناول میں پہلی مرتبہ آگ کے دریا میں یہ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے. اس سے پہلے اردو ناول آشنا نہیں تھا، اردو افسانہ اس ٹیکنیک سے آشنا ہو چکا تھا. لیکن یہ جو میجک ریئلزم کا آپ نے ذکر کیا، اس کی گونج سنائی دی بحثوں میں، اور لیکن اس کا ہمارے فکشن پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا ہے. تو میں تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں تو میجک ریئلزم کا پرانا اسلوب جو تھا میجک ریئلزم کا، میں اس سے آشنا ہوں. تو اب اگر میری جوانی کا دور ہوتا تو ممکن ہے مارکیز سے بھی کچھ اثر قبول کرتا، لیکن میں تو اپنا الف لیلا کو لے کر بیٹھ گیا. اور اگر نئےوں کو بھی میں نے اگر قبول کیا تو وہ کافکا ہے، وہ بھی تھوڑا سا میجک ریئلزم بھی آپ کو وہاں نظر آئے گا. تو لیکن یہ کہ مارکیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر بڑا ناول نگار ہے، اور اس کے ناول وہ میں نے کچھ پڑھا ہے. کے ہاں بھی میجیکل ریئلزم ملتا ہے ہمیں. جی تو انتظار صاحب، یہ جو میجیکل ریئلزم ہے یا داستان ہے، یہ سب چیزیں ہماری کہانیوں کا حصہ بنی ہیں، اور کامیاب کچھ تجربے ہوئے ہیں، کچھ ناکام رہے ہیں. کیا انتظار صاحب ہم جو ہمارا ادبی فکشن کا ادبی سرمایہ ہے، جسے ہم ناول اور کہانی کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جسے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اردو ادب نے بھی دنیا ادب میں جو فکشن لکھا گیا ہے اس کے برابر کی کچھ چیزیں لکھی ہیں؟ اب یہ دیکھو نقادوں کا کام ہے. یہ ایک زمانے میں قاسمی صاحب نے، احمد ندیم قاسمی نے یہ کہا کہ اردو افسانہ جو ہے مغربی افسانے کے قریب کے برابر کا افسانہ بن گیا ہے. تو ہم نے تو اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں اس بیان کو، بلکہ تھوڑا سا مذاق اڑایا کہ ہم نے تو ان سے افسانہ نگاری سیکھی ہے. تو اب میں سوچوں کہ میں کافکا کے برابر کھڑا ہو گیا ہوں یا ڈی ایچ لارنس کے برابر کھڑا ہو گیا ہوں، تو میں تو یہ جرات نہیں کروں گا. میں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے. تو اب یہ اگلے نقاد کا کام ہے کہ وہ جانچے پرکھے دیکھے کہ یہ جذباتی بیان ہے یا یہ اس پر کچھ جان بھی ہے. تو میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں. انتظار صاحب، مجید امجد پہ تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مجید امجد 1914 ان کی بھی پیدائش ہے. آپ کرشن چندر کی بات کر رہے تھے. کرشن چندر کو تو پھر بھی تھوڑا بہت ہندوستان یا پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے یاد کیا گیا، لیکن مجید امجد کے حوالے سے نہ پاکستان نہ ہندوستان، بالکل خاموشی اور سناٹا ہے. نہیں، مجید امجد کے بارے میں خاموشی اور سناٹا نہیں ہے، بلکہ مجید امجد کے متعلق تو میں دوسری بات کہتا ہوں کہ وہ جو دور تھا جس میں فیض صاحب، راشد، میرا جی کا بہت چرچا تھا اور نئی شاعری ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں ان کی چیزیں چھپی تھیں، نظمیں آئی تھیں کچھ، لیکن انہیں اتنی اہمیت ملی نہیں. یہ اس طریقے سے قبول نہیں کیے گئے جیسے کہ فیض یا راشد یا تھے. اور یہ بڑے درویش قسم کے آدمی تھے. ایک مرتبہ میں بھی ملا ہوں ان سے جا کے، اور یہ اپنے ساہیوال میں رہتے تھے، وہاں سے باہر نہیں نکلے ہے، اور کبھی لاہور میں بھی ہم نے انہیں نہیں دیکھا. تو ایک شخص پس منظر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا اور اس کی شاعری بھی پس منظر میں رہی. لیکن جب وہ یہ دور گزرا اور ان کی یادیں منائی جا رہی تھیں تو کچھ گروپ لاہوری میں ایک گروپ پیدا ایسا ہوا، انہوں نے کہا ہمارا مجید امجد جو تھا وہ بھی چھوٹے درجے کا شاعر نہیں تھا. تو انہوں نے پھر ان کی چیزیں ٹٹولیں اور کلیات شائع کی اور یہ کی. تو اس پر تو مجید امجد پر اب پاکستان میں لکھا جا رہا ہے. اچھا، میں نے بھی ابھی پڑھنا شروع کیا، اور میں نے ایک بات کہی کہ اس کا مجید امجد کا موازنہ راشد اور فیض سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی فرق دونوں میں یہ ہے کہ یہ ہے اربن شاعری، اور وہ ہے بالکل اس کی سینسیبلٹی رورل سینسیبلٹی ہے، دی ہی مزاج کا آدمی ہے وہ فطرت سے جو اس کا تعلق ہے، اور ایک قصباتی ارد گرد کھیت ہیں، باغ ہیں، جنگل ہیں،
اور وہ پھول ہیں ریشی پھول ہیں وہ ان سے انسپریشن لے رہا ہے اور بار بار ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ تو ایسا شاعر ہے کہ اس کی سینسیبلٹی جو ہے اس کا طرز احساس جو ہے وہ راشد کے اور فیض کے طرز احساس سے بالکل مختلف ہے. اس لیے موازنہ ان کا ہو نہیں سکتا. وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ اپنی جگہ پر انتظار صاحب راشد اور فیض کو یا میرا جی کو بھی جس طرح ہمارے ناقدین ادب نے یا لوگوں نے ڈسکس کیا میرا جی کو نہیں کیا اس طریقے سے قبول. لیکن مجید امجد کا معاملہ یہ ہے کہ کیا مجید امجد صرف اس وجہ سے کہ وہ دہی مزاج کا آدمی ہے درویش صفت آدمی ہے اس لیے یاد نہیں کیا گیا یا یہ کہ وہ کسی گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے اس زمانے میں لکھنے والے جو تھے تحریک کے حوالے سے بڑے بنتے تھے. حلقہ ارباب ذوق اور حلقہ ارباب ذوق کا گروپ جو تھا وہ بھی اپنی جگہ پر تھا. اس سے وابستگی بھی لکھنے والے کو آگے بڑھاتی تھی. وہ نہ حلقہ ارباب ذوق تھا ان کا تعلق نہ ترقی پسند تحریک سے نہ وہ میرا جی کا قائل نہ قائل اس طریقے سے نہیں کہ وہ باغی بھی نہیں تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے ان کے خلاف بلکہ وہ ہر ایک کو مانتا تھا. لیکن وہ اپنے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے لکھ رہا تھا بغیر اس کے سوچے ہوئے کہ داد ملے گی یہ بےداد. تو ایسے لکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور زمانہ خود انہیں پھر آگے لاتا ہے. تو کیا ان کے بعد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے انتظار صاحب؟ تو آپ کے یہاں نہیں یاد کیا جا رہا ہے پاکستان میں بہت یاد کیا جا رہا ہے مجید امجد کو. ہاں چلیے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ کم سے کم مجید امجد کو وہاں یاد کیا جا رہا ہے. انتظار صاحب آپ کا ہم نے بہت وقت لے لیا ہے اور بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں آپ سے. ریختہ کی یہ پہلے دن سے کوشش ہے کہ جو ہندوستان پاکستان یا دنیا میں اردو زبان و ادب کے معمار ہیں اردو زبان ادب کو جو فکشن کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے اپنی تنقید کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہندوستان میں تیار کیا جائے جس میں سب لوگ آئیں اپنی اپنی بات کریں اور یہ بات ساری دنیا میں پھیلے. یہ ہماری یہ کوشش ہے اور ایک طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے پاک ٹی ہاؤس کا ذکر کیا اس کا ذکر آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ سب لوگ ایک جگہ آتے تھے بیٹھتے تھے. تو ویسے ہی ہم نے یہ کوشش کی ہے ہندوستان میں ریختہ نے کہ ساری دنیا سے ادیب اور شاعر جب بھی ہندوستان تشریف لائیں تو ان کو ریختہ آنے کی دعوت دی جائے. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کو ہم نے زحمت دی یہاں آنے کی. آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے بہت آپ کا بھی شکریہ اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی بھی آپ کو داد دینی چاہیے. اور واقعی اگر آپ اس قسم کا یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے پورے اردو ادب کو اور کلاسیکی عہد کو خاص طور پہ آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جو کچھ بھی آپ نے ان کے متعلق کیا ہے. میں تو یہ نئے سلسلے جو ہے انہیں پوری طریقے سے سمجھتا بھی نہیں ہوں لیکن میں خوش ہوں اس پر. اور اگر اس میں سے ایک پاک ٹی ہاؤس برآمد ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ انتظار صاحب ایک کوشش ہماری یہ بھی ہے کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں میں کڑواہٹ آ گئی ہے جس میں ادیب اور شاعر تو بیچارہ اس طرح کی نہ مزاج رکھتا تھا نہ رکھتا ہے نہ آئندہ رکھے گا. دیکھیے ایک تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم ہو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تلخی ہو کڑواہٹ ہو لیکن ہندی اور اردو کے درمیان وہ تلخی اور کڑواہٹ نہیں ہے جو ایک وقت میں تھی جب ہندی اردو کنٹروورسی تھی بلکہ یہ دو زبانیں قریب آئی ہیں. اور میں نے جب فکشن پڑھا ہندی کا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ہندی کی زبان یہ ہندی کہانی کی زبان جو ہے اردو کہانی کی زبان کے بہت قریب آ گئی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ یہ دو ملک آپس میں ان کے جو بھی تعلقات ہوں لیکن ہندی اور اردو کے تعلقات اب اس طریقے سے خراب نہیں ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں بھی اب نرمل ورما کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا کسی اچھے ناول نگار کا اردو کا اگر ہوتے تو سبحان اللہ. تو اور اسی طریقے سے جو دوسرے ناول نگار ہیں کہانی لکھنے والے ہیں ہندی کے جتنا بھی میں پڑھ سکا ہوں تو داد دیتا ہوں. تو یہ اچھا ہے کہ یہ دونوں زبانیں قریب آئیں گے کم از کم اس تلخی کے باوجود ساری جو دو ملکوں کے درمیان ہے. تو اسی سلسلے میں ہم لوگ بھی یہاں مل بیٹھتے ہیں یہ سب ہماری کوششیں ہوتی ہیں. ناظرین یہ تھے انتظار حسین صاحب. انتظار حسین کی کہانیوں میں ہجرت کا جو درد اور پھر ہماری روایت سے جو ایک طرح سے انحراف کیا گیا تھا جس میں ہماری داستان ہے جس میں
जातक कहानियां हैं, हमारी लोक कहानियां हैं, इंतज़ार साहब ने एक तरह से नई कहानी को पुरानी जो हमारी दास्तानें थी उनसे एक रिश्ता जोड़ा, और वो कहानियां हमारे सामने हैं। हम इनकी कहानियों में दर्द भी देखते हैं और फिर वो तिलिस्माती चीज़ें भी देखते हैं, और वो चीज़ें भी जिसे हमारे नए लिखने वाले मैजिकल रियलिज्म के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा।